हेलो, दिस इज़ गौरव सिंह एंड वेलकम टू द हकीरा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, और आज भी हमें कहाँ से शुरू करना होगा? मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने पढ़ लिया था सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में, और हमने कहानी शुरू कर दी थी रजिया सुल्तान के बारे में। आज भी हमें कहानी कहाँ से शुरू करनी है? रजिया सुल्तान से। हेडिंग डालिए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, जिसका रूलिंग पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक, जिसमें मैंने कल आप लोगों को बताया था रजिया सुल्तानी दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी, और यहीं पर मैंने आपको कहानी शुरू कर दी थी। इसी के बाद रजिया सुल्तान का ही एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और जो कि इल्तुतमिश की मर्जी के खिलाफ वही दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसी वजह से रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के सामने गई और कहा कि मेरे पिता ने मुझे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, और आपको तो पता है मुझे आप लोगों का न्याय चाहिए, आप लोगों की साथ चाहिए। इसी बात को देखते हुए दिल्ली की जनता ने साथ दिया किसका? रजिया सुल्तान का। और रजिया सुल्तान के ही भाई को, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको डिथ्रोन करके, उसको सिंहासन से हटाकर, उसकी हत्या कर कर खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठी कौन? रजिया सुल्तान। और ये बात कब की है? 13वीं शताब्दी की। और उस समय बात कर रहे हैं 13वीं शताब्दी की। और इंडियन महिला, और वैसे भी मुस्लिम, जो कि एक पर्दे में रहा करती थी, हिजाब में रहा करती थी, लेकिन रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध किया और कोर्ट में जाया करती थी अपने सिर पर हैट पहनकर और कोट पहनकर। इसी बोल्डनेस की वजह से इसे लोग बाग रजिया बेगम नहीं बल्कि रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं, और ये इतिहास में प्रसिद्ध हुई रजिया सुल्तान के नाम से। रजिया सुल्तान का ही एक और भाई हुआ करता था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह भी नापसंद करता था रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन पर, क्योंकि ये भी एक पुरुष था और ये भी नहीं चाहता था कि एक महिला दिल्ली के सिंहासन पर शासन करे और पूरी की पूरी दिल्ली की जनता उसी महिला का शासन फॉलो करे। इसीलिए इल्तुतमिश ने वो जो तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा बनाया था, दल चालीसा, ये जो दल चालीसा था ये कभी सुल्तान के लिए ही कार्य किया करता था, लेकिन इसी बहराम शाह ने अपने ही अधीन कर लिया किसी को? दल चालीसा को। और ये दल चालीसा कभी किसके लिए काम करने लगा? बहराम शाह के खिलाफ। इसीलिए रजिया सुल्तान ने ही अपने दो विश्वास पात्र, जिसका नाम था एतगीन को इख्तियार बनाया। बदायूं का। रजिया सुल्तान ने ही अपने एक विश्वास पात्र, जिसका नाम था एतगीन, उसी को बदायूं का इख्तियार बनाया। इसी के बाद एक और था जिसका नाम था अल्तूनिया। ये जो अल्तूनिया था इसे इख्तियार बनाया पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर। भटिंडा। और ऐसा बताया जाता है ये जो अल्तूनिया था ये रजिया सुल्तान का बचपन का साथी हुआ करता था, और यही अल्तूनिया रजिया सुल्तान से प्रेम भी करता था। लेकिन रजिया सुल्तान की आलोचनाएं, ये मुसीबत तब शुरू हुई जब रजिया सुल्तान का ही एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था, जो कि एक गुलाम भी था, जिसका नाम था याकूत खान। अब ये याकूत खान कौन है? ये एक हब्सीनियाई हब्सी हुआ करता था। हब्सी।
याकूत खान कैसे आया? जब सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, उसी इल्तुतमिश के शासनकाल में याकूत खान एक रसोइया हुआ करता था, एक खानसामा हुआ करता था। लेकिन अपनी सेवाओं से प्रभावित कर कर इसने दिल्ली सल्तनत में एक उच्च पद हासिल कर लिया था। और इल्तुतमिश का जो शाही घोड़ा हुआ करता था, उसी का रख रखाव नहलाने दिलाने का काम किया करता था कौन? याकूत खान। और जब याकूत खान इल्तुतमिश आया करता था तो उसी को अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पांव रखा पर उसको घोड़े पर बैठाया करता था। लेकिन इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में चल बसा। अब बारी आई रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान को भी ऐसे काम करने लगा। तो रजिया सुल्तान को भी देखते ही देखते हाथों पर पांव रखकर उसे बैठाने लगा घोड़े पर। लेकिन देखते ही देखते याकूत खान और रजिया सुल्तानों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, और ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल गया। और जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चला, ये बात नहीं पसंद आई किसे? दिल्ली के अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग को। अभी अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग क्या होते हैं? अमीर वर्ग वो जो दिल्ली के प्रशासन चलाते हैं, जो दिल्ली के उच्च अधिकारी होते हैं, उसी को क्या कहा गया? अमीर वर्ग। और ये जो उलेमा होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो धार्मिक सबसे उच्च अधिकारी होते हैं, इन दोनों का ही काम एक सुल्तान को गद्दी पर बैठाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। और जैसे ही इन दोनों ने रजिया सुल्तान की आलोचना की, रजिया सुल्तान ने इसी बात से याकूत खान को एक पद दे डाला और याकूत खान को बनाया अमीर आखूर। अमीर ए आखूर। रजिया सुल्तान ने याकूत खान को एक पद दे दिया और बनाया अमीर आखूर, और एक डिपार्टमेंट बनाया, और उस डिपार्टमेंट का हेड भी किसे बना दिया? अमीर आखूर याकूत खान को। अभी अमीर आखूर क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का वो स्थान जहाँ शाही घोड़े बंधा करते थे, उसी शाही घोड़े अस्तबल का जो सेनापति हुआ करता था, उसी को क्या कहा जाता है? अमीर आखूर। लेकिन जैसे ये बात पता लगी अल्तुनिया को, विद्रोह तो होना ही था, जैसे ये बात पता लगी भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया को 1240 में हुआ रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया इन भटिंडा। अल्तुनिया का विद्रोह। अल्तुनिया का विद्रोह। और इसी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत खान चले गए वापस, क्योंकि अल्तुनिया ने अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर कर दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसी बात के लिए अल्तुनिया ने विद्रोह किया, और इसी विद्रोह को दमन करने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत खान दोनों गए। और अल्तुनिया की सेना रजिया सुल्तान की सेना के ऊपर भारी पड़ी, और अल्तुनिया ने ही याकूत खान की हत्या कर रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। और बंदी बना करके इसे बंदी बनाने के बाद भटिंडा में ही तबर हिंद का फोर्ट हुआ करता था। तबर हिंद का किला। तबर हिंद के किले में कैद कर लिया गया किसे? रजिया सुल्तान को। और जैसे ही ये बात गुप्तचरों से पहुंची किसी के पास? बहराम शाह के पास। बहराम शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसीलिए बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर खुद काबिज हो गया। लेकिन कहानी में एक और नया मोड़ आया, ट्विस्ट आई। ये जो अल्तुनिया था, बचपन का प्रेम कभी भी मरता नहीं है, इसीलिए अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने दो ऑप्शन रखे, दो चॉइस रखी और कहा, या तो आपको दिल्ली का सिंहासन मुझे समर्पित कर देना है, अदरवाइज आपको मुझसे निकाह कर लेना है। और रजिया सुल्तान किसी भी कीमत पर दिल्ली का सिंहासन नहीं देना चाहती थी किसे? अल्तुनिया को। और वो वैसे भी जानती थी निकाह करने के बाद भी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर और सैन्य शक्ति किसके पास चली जाएगी? अल्तुनिया के पास। इसीलिए 1240 ईस्वी में अल्तुनिया गोट मैरिड रजिया सुल्तान। 1240 ईस्वी में ही अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के साथ निकाह कबूल कर लिया। और जैसे ये बात गुप्तचरों से किसके पास पहुंची? बहराम शाह के पास। बहराम शाह जल्लाया, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। और जैसे ही इसके पांव तले जमीन खिसक गई, बहराम शाह ने दल चालीसा को आदेश दिया और कहा कि आप जाइए और रजिया सुल्तान और
अल्तुनिया का हत्या कर दीजिए। इसीलिए 1240 ईस्वी में इसलिए 1240 ईस्वी में जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए वापस आ रहे थे, तो हरियाणा में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैथल। उसी कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान ने अपना रात्रि में शिविर लगा और आराम कर रही थी, और उसी शिविर को दल चालीसा के 40 सरदार लोगों ने रजिया सुल्तान को घेर कर उसकी हत्या कर दी, और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। और ये मृत्यु कहाँ पर हुई है? कैथल में। और अगर मृत्यु हुई है कैथल में, तो रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ पर होगा? कैथल में। इसी के बाद इल्तुतमिश का एक और लड़का जिसका नाम था बहराम शाह, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? बहराम शाह। बहराम शाह जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह का जो रूलिंग पीरियड रहा है वो रहा है 1240 से लेकर 1242 तक। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना खास नहीं है। इसी बहराम शाह से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें कि जैसे ही बहराम शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसके दिमाग में सबसे पहले बात ही क्या आई? ये जो सारे फसाद की जड़ ये कौन है? दल चालीसा। क्यों ना इस दल चालीसा पर निगरानी रखी जाए। और इसने दल चालीसा पर निगरान रखने के लिए एक नया पद बनाया, एक न्यू पोस्ट बनाई, जो कहलाती थी न्यू पोस्ट नायाबे मुमलकात। नायाबे मुमलकात। और इसी ने एक नया पद बनाया जिसे हम जानते हैं नायाबे मुमलकात। और इसमें जो सबसे पहला व्यक्ति अपॉइंट किया गया वो था एतगीन। एतगीन को ही नायाबे मुमलकात का पहला अपॉइंट किया गया। और इसी के बाद इसी के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में इन 1241 1241 ईस्वी में फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत। मंगोलों का प्रथम आक्रमण। वैसे तो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चंगेज खान ने हिंदुस्तान पर आ गया था। लेकिन जो पहला आक्रमण हुआ था, जो पहला रिवोल्ट हुआ था, जो अटैक हुआ था, वो हुआ था बहराम शाह के ही शासनकाल में 1241 ईस्वी में। और इस समय जो मंगोलों का नेता हुआ करता था, जो लीडर हुआ करता था, वो था तैर बहादुर। इसी तैर बहादुर के नेतृत्व में फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड वाज हैपेंड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के शासनकाल में तैर बहादुर के नेतृत्व में ही प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। और इसी के बाद इन दैट अटैक ही अटैक लाहौर एंड डिस्ट्रॉयड लाहौर।
और इस आक्रमण पर इसने लाहौर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। और इस आक्रमण में इसने लाहौर पर आक्रमण कर और लाहौर को नष्ट कर दिया। इसी के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना इल्तुतमिश का ही एक और पुत्र, जिसका नाम था मसूद शाह। मसूद शाह, जिसका कार्यकाल रहा है 1242 से लेकर 1246 तक। ये कुल 4 वर्ष ही शासन कर पाया, लेकिन इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास सवाल नहीं आते। इसी के बाद जो दिल्ली का अगला सुल्तान बना वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1246 से लेकर 1266 तक। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में हमें पढ़ना होगा 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। और ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, इसी के शासनकाल में एक वजीर हुआ करता था जो इसी का वजीर था, जिसका नाम था आप सब लोगों ने नाम सुना होगा बलबन। और इसी ने बलबन को एक उपाधि दी थी जो कहलाता था उलूग खां। उलूग खां का मतलब होता है विश्व का खान। और ऐसा बताते हैं इतिहासकार, ये जो गयासुद्दीन बलबन था, ये बहुत ही होशियार व्यक्ति था। सिर्फ नाम का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। इतिहासकार ऐसा बताते हैं इसने 20 साल तो दिल्ली का वजीर बनकर शासन किया। जिस समय नसीरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था, सारी की सारी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में। और वो जो दल चालीसा था, वो दल चालीसा के 40 सरदार लोग भी किसके सारे पर काम किया करते थे? बलबन के सारे पर। और जैसे ही 1266 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु होने के बाद बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के जितने भी उत्तराधिकारी थे उन सबकी हत्या कर दिल्ली के सिंहासन पर खुद बैठ पड़ा। और किस नाम से? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। अब हमें पढ़ना होगा गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1266 से लेकर 1287 तक। गयासुद्दीन बलबन के बारे में हमें पढ़ना होगा 1266 से लेकर 1287 तक। गयासुद्दीन बलबन कौन था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। और इसे इल्तुतमिश ने ही 1233 ईस्वी में खरीदा था। और जैसे ही गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसके दिमाग में ही सबसे पहली बात ही क्या आई? ये जो सारी की सारी जड़ है, फसाद की जड़ है, ये है ही कौन? दल चालीसा। इसलिए इसने दल चालीसा के 40 सरदारों को एक मिशन पर भेजा और उनके पीछे एक और सेना भेज दी और दल चालीसा को अंत करवा दिया। इसीलिए जैसे ये सिंहासन पर बैठा, ही एबोलिशन द दल चालीसा। ही एबोलिशन दल चालीसा। इसने दल चालीसा का अंत किया। दल चालीसा का अंत किया। ये जो गयासुद्दीन बलबन है, ये एक इलबारी तुर्क हुआ करता था। इलबारी टर्किश।
ये एक इलबारी तुर्क हुआ करता था और ये अपने आप को अफराशियाब वंशज का बताया करता था। अफराशियाब वंश का। और ये अफराशियाब वंश की हमें जानकारी कहां से मिलती है? शाहनामा पुस्तक से। शाहनामा पुस्तक से, जो कि फिरदौसी ने लिखी थी। उसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि जो गियासुद्दीन बलबन था ये अपने आप को अफराशियाब का वंशज बताता था और अपने आप को उच्च कुल का बताया करता था। इसी के बाद बलबन स्टार्टेड द पॉलिसी आयरन एंड ब्लड। बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति चलाई। बलबन ने ही अपने शासन काल में लोह एवं रक्त की नीति चलाई। इसका कहने का मतलब, जो व्यक्ति प्यार से समझेगा ठीक, वरना उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कहने का मतलब खून के बदले खून, रक्त के बदले रक्त। इसी के बाद बलबन स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा एंड पाइबोस। गियासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पाइबोस प्रथा चलाई। गियासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पाइबोस प्रथा चलाया। अब ये सिजदा और पाइबोस प्रथा क्या होती है? गियासुद्दीन बलबन ने कहा, जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो अपना सिर झुकाएगा और घुटनों के बल टेक कर मेरे पैरों को चूमेगा। इसी को क्या कहा गया? सिजदा और पाइबोस। इसी के बाद बलबन took the title of नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई। बलबन ने नियाबत खुदाई की उपाधि धारण करी और इसने एक और उपाधि धारण करी जिसे हम बोलते हैं जिल ए इलाही। जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड या खुदा की परछाई। बलबन ने ही अपने आप को खुदा की परछाई बताया और ऐसा बताया जाता है। आज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं, आगे कहानी हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी अगली वीडियो डालूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।